नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। न हार होनी चाहिए, न थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कीजिए कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। तो चलिए बताइए आप लोग क्या हाल चाल है आप लोग के। बढ़िया है, उम्मीद है बढ़िया है। आप लोग बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है 9.3। तो चलिए हम फटाक से पीडीएफ को खोल लेते हैं और 9.3 को करते हैं, क्योंकि 9.2 तक तो कंप्लीट हो चुका था, 9.3 स्टार्ट करना था। चलिए नहीं 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 9 नहीं था, 6 चल रहा था ना बेटा। 6 चल रहा है, 6 चल रहा है, 6 चल रहा है। कंफ्यूज ये आ जाते हैं क्योंकि एक्चुअली 9th में जो 6 में जो चैप्टर चल रहा है वो 9th चल रहा है। कक्षा और क्लास 9th में 9th चैप्टर चल रहा है, इसी वजह से मैंने, और हम लोग इसमें क्लास 6 में 9th 10th में हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज है 6.3। तो चलिए 6.3 पीडीएफ खोल लेते हैं फटाक से। तो वेयर इज 6.3? 6.3 इज, और नीचे आना पड़ेगा। ये तो हो चुका है। चलिए 6.3 आपके सामने है, इसी को हम करने वाले हैं। चलिए ये है 6.3 नहीं 6.4 करना है, क्योंकि 6.3 तो हम लोग कर चुके हैं ना। ये 6.4 पे करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी कोई बात नहीं, 6.4 है। 6.3 कर चुके हैं ना, 6.4 करना है। चलिए शुरू करें, शुरू किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मान लीजिए ABC त्रिभुज इतने, यहाँ इसको जानने से पहले जान लो कि अगर कोई भी दो त्रिभुज, कभी भी आपके पास कोई भी दो त्रिभुज दे दिए जाएं और वो दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। ये क्या हो, समरूप हो। मैं कह देता हूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो अगर आपके पास जो त्रिभुज ABC है ये समरूप हो जाता है त्रिभुज DEF के, तो यहाँ से पहली बात तो ये है कि इसके सारे कोण बराबर होते हैं संगत, और इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। साथ में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है, और इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं कह दूं कि एरिया ऑफ ABC, तो इधर से एरिया ऑफ, थोड़ा मैं साफ सुथरा बना देता हूं, या अगर आपके पास ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये E है, ये F है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो एरिया ऑफ DEF, इन दोनों का रेशियो, इधर से अगर आप AB भुजा उठा रहे हैं तो इधर से इस DE भुजा का स्क्वायर कर दो, या फिर इधर से अगर आप BC भुजा उठा रहे हो तो इधर से EF भुजा का स्क्वायर कर दो, या फिर अगर इधर से आप AC भुजा उठा रहे हो तो इधर से भी आप DF भुजा का स्क्वायर कर दो। ये होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, देखो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बात इसको याद रखना, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस बात को याद रखना, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है पहले क्वेश्चन। तो मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, वो DEF के क्या है, समरूप है। ठीक है ना, क्योंकि समरूप का साइन है। इसके क्षेत्रफल के अनुसार ये और ये है, यानी पहले वाले का ABC का 64 है और DEF का ये, यानी कि DEF वाला जो त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा। यदि EF बराबर इतना है तो BC ज्ञात करो। बहुत आसान है। तो चलिए आपके पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया, ये देखो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, और एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया। ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा था कि ABC से DEF बड़ा है। तो मान लो ये ABC है और ये आपका DEF है। ये क्या है, DEF है। इसका उसने एरिया दे दिया था 64, इसका दिया है 121, क्योंकि बड़ा है तो जाहिर बात उसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन में, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF बराबर क्या हो जाएगा। हमें पता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का रेशियो भी क्या होता है, उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर इधर से हम AB उठा रहे हैं भुजा, तो उधर से आपको DE उठाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर आप इधर से BC भुजा उठा रहे हो बेटा तो उधर से आपको EF भुजा उठाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, और बराबर अगर आप इधर से AC भुजा उठा रहे हो तो उधर से आप DF भुजा को उठाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। ये दोनों बराबर होगा। अब हमें दिया क्या है ये जरा देख लो,
दिया उसने इधर से EF दिया है, EF वाला, और BC पूछा है, तो EF दिया है, BC वाला पूछा है, नहीं इसको बराबर इसको ले लो, इन दोनों को छोड़ दो। यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, ये हो जाएगा एरिया ऑफ DEF के बराबर, इधर से आप सिर्फ BC अपान EF को ले लो, क्योंकि अब काम ही नहीं है, इन्हीं दोनों में रिलेशन दिया था इसलिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया ऑफ ABC दिया है ना, पहले वाले का 64 दिया है ना, ये 64, और दूसरे वाले कितना दिया था 121 एरिया, और इधर से BC हमें निकालना है, इसका दिया था कितना 15.4, तो 15.4 रख दो, बस इसका स्क्वायर कर दो। आपको पता है अगर स्क्वायर इधर से हटता है इधर रूट चढ़ जाता है, अगर इधर से स्क्वायर हटता है इधर रूट चढ़ जाता है, तो इसका मतलब इधर रूट लगा दो, और ये हो जाएगा आपका 64 अपान 121, इधर बचेगा आपका BC अपान 15.4, इसको निकालोगे तो 8/11 आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा BC अपान 15.4। कोई बात नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो 11 इंटू BC बराबर, इधर इन दोनों मल्टीप्लाई करवा लो, 8 गुणते 15.4, हमें तो BC निकालना है, तो 11 को इधर भेज दो, 15.4 और अपान में चला जाएगा 11, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 11 काट दो, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौके 44, और इसके बाद दोनों मल्टीप्लाई करवा दो, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 14×8=112 होता है, और अपान में 10। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यहाँ से BC बराबर, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा लो, 11.2 सेंटीमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज को, कभी भी दो क्षेत्रफल समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होता है एरिया, यानी उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है, BC है, के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर CD है तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, यहाँ पर एक कहता है एक समलंब दिया है ABCD, समलंब ABCD दिया है, जिसमें क्या कह रहा है AB समांतर DC और साथ में AB बराबर 2CD, यानी AB वाली CD के डबल के बराबर, यानी AB बड़ी साइड होगी। तो पहली बात तो एक समलंब बना लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, हम एक समलंब बना लेते हैं। तो ये मैंने एक समलंब बना लिया, ये उसने कहा था कि AB जो है वो उस, तीसरा मतलब इसको AB ले लेते हैं, क्योंकि उसने कहा AB जो है CD की डबल है, ये ठीक है। उसके बाद उसके विकर्ण की बात की है ना, जिसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसको अगर मैं यहाँ पे मिला देता हूँ इसको ऐसे, और मैं इसको ऐसे यहाँ पे मिला दिया, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं बेटा, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद कहता है कि समलंब है यदि AB बराबर CD, तो यहाँ पर आप लिख लेना जो दिया है ABCD समलंब है जिसमें AB पैरेलल CD व AB बराबर 2CD। ठीक है ना, इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख दो, सिद्ध नहीं करना भाई, सिद्ध नहीं करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिभुज AOB और इतने के अनुपात। ठीक है ना, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखो ना, जब सिद्ध करने की बात होती है तब उसमें लिखा जाता है, इसमें नहीं लिखो, अगर इसको भी नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। तो चलिए हमें निकालना है, ज्ञात करना है इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें चाहिए AOB और COD, AOB COD। तो देखो AOB कहीं दिख रहा है, तो AOB ये आपको दिख रहा है AOB, और COD अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना, तो कोई बात नहीं, इन्हीं दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। आप ध्यान से देखो, तो उसने कहा था कि ये रेखा इसके समांतर, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर एकांतर कोण, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका कोण, कौन सा कोण, OCD। पहले AOB का OAB एंगल OAB ये बराबर हो जाएगा उसमें एंगल OCD के, OC। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण, क्या है ये, एकांतर कोण।
उसके बाद आप दूसरा दिखा सकते हो इसमें का ओ बी सी या ए बी ओ, ए बी ओ ये बराबर हो जाएगा डी सी नहीं सी डी ओ के, सी डी ओ के, ये भी आपका एकांतर कोण से। अतः आप ये कह सकते हो कि आपका जो त्रिभुज है ए ओ बी ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा सी ओ डी के। क्यों? ए आपने पढ़ा है ना, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स क्या होते हैं, रेशियोज में बराबर होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः इसका एरिया लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी अपान एरिया ऑफ सी ओ डी, यही दोनों को पूछा था ना सी ओ डी, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इधर से ए बी अपान, अगर इधर से हम ए बी ले रहे हैं तो इधर सी डी लेना पड़ेगा, सी डी का स्क्वायर, है ना। और बाकी की साइड का भी रेशियो बराबर होगा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही भुजा चाहिए, क्योंकि ए बी और सी डी में डिफरेंट अनुपात दिया था, हमने सिर्फ ये वाली भुजा ले लिया, बस हो गया काम खत्म। और इन्हीं दोनों भुजाओं में हमें रिलेशन दिया था, इसलिए बाकी नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पर तो आप इधर से अगर ओ भी लोगे, इधर फिर आपको ओडी लेना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया ना हमको, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, हम इसको लिखवे नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ रिलेशन नहीं दिया, बस इन दोनों में रिलेशन दिया, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। उसने दिया था ए बी बराबर 2CD, तो यहाँ पर मैं लिखूंगे, अतः यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, क्या से यहाँ पे आप लिखो कि एरिया ऑफ ए ओ बी ये हो जाएगा एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर, ए बी बराबर दिया था 2CD और सी डी वैसे ही रहने दो, और ये पावर लगा दो 2, तो ये सी डी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/1, और इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 की स्क्वायर 4/1, तो दोनों के रेशियो। अतः यहाँ पे लिखोगे, अतः अनुपात पूछा था ना, अतः एरिया ऑफ ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर, इधर से भी 4:1, ये आपका आंसर हो। अगर आप 4/1 भी लिख दो तब भी सही है, ठीक है ना, नोट कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। कहता है एक आकृति 6.44, ये आकृति बनी हुई है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल फिगर यही था जो भी था हमारे पास, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये सबको हटा देते हैं, जो दिया हुआ है ये सब हटा देते हैं, फिगर बना रहने देते हैं, क्योंकि फिगर का काम बढ़ेगा। इसको भी हटा दो, हाँ पूरे और इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, नंबरिंग थोड़ा सा बड़ा वो कर देंगे। इसके बाद इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। नंबरिंग उसने उल्टा किया है, कोई बात नहीं, नंबरिंग को हम फिर से लिख देंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आकृति 6.44 में ये क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा है, यहाँ पर कहाँ शुरू किया था, ए बी सी डी, ऐसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कहता है ए बी सी डी है, ठीक है ना, जिसमें आधार बीसी पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी बने, आधार बीसी पर। तो आप देखो आधार ये बीसी दिख रहा है ना, इस पर दो त्रिभुज, एक इधर को ए बी सी बना हुआ है, एक इधर को ये त्रिभुज बना हुआ है, ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो कहता है कि ये दोनों त्रिभुज बने, यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि एडी जो है एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तब विभाजित नहीं कर रहा, प्रतिच्छेद करती है, ये एडी ये बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी सी और डी बी सी बराबर ए ओ अपॉन डी ओ। कोई बात नहीं, जो दिया उसको लिखो, बस इसने क्या कहा है, आकृति है, ये समलंब नहीं है वाला, इस बात को याद रखना, क्योंकि समलंब नहीं बोला। यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है, दिया क्या है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसकी भुजा या जिसके विकर्ण बीसी पर बने दो त्रिभुज कौन से दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी व डी बी सी, त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज बीबीसी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद सिद्ध करना है, उसको भी लिखते हैं यहां पर। सिद्ध करना है, देखो भैया क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये है एरिया ऑफ त्रिभुज बी बी सी बराबर AO अपान DO, यही तो सिद्ध करना है। आप इस चीज को भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब हवा में उड़ जाएगा, फिर कहोगे सर जी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिर देखो सिद्ध करने से पहले इसमें एक काम करना पड़ेगा, इसमें हमें एक काम ये करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ती है बेटा, रचना। तो यहाँ पर डालेंगे रचना, रचना का सामान्य नाम सुनते ही रचना लिखेंगे AN लंब BC व CD नहीं PM लंब BC खींचा। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक AN BC पर लंब खींचा, BC पर AN खींचा, यानी ये BC पर एक AN खींचा और इस पॉइंट से भी एक लंब यहां पर मैंने खींचा, लंब, ठीक है ना। यानी अगर ये लंब है, ये 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। इसका मैंने नाम क्या दे दिया, AN, और इसका CM, यही दिया है ना। ओके, कोई बात नहीं। अगर ये लंब है तो आपको पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया दोनों का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं ना। तो देखो यहां पर तो लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, नहीं सीधा सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC 1/2 या इतना सीधा यहाँ पर लिखेंगे। आप इस ऊपर वाले त्रिभुज को देखो, एरिया ऑफ ABC, तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ABC का जो एरिया होगा क्या होगा, 1/2 बेस यानी BC है इंटू हाइट, हाइट क्या होती है AN। नहीं समझ में ये बात भाई, हमें पता है अगर इस त्रिभुज का मैं एरिया निकाल रहा हूँ, इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज में दिख रहा है तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का जो एरिया होगा क्या है, ये लंब है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही तो होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। और मैं क्या करता हूँ, इसका रेशियो निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, रेशियोज। इधर भी, इधर मैं डिवाइड कर देता हूँ एरिया ऑफ DBC से, इधर भी आप DBC का एरिया निकालोगे 1/2 आधार BC गुणित CN हो जाएगा। भाई अगर CM नहीं समझाया, अब अगर ये वाला त्रिभुज आप लेगो तो ये भी तो आधार गुणित ऊंचाई है, तो आधार BC है, ऊंचाई CD है, CM है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। देखो ये दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर आपने क्या जाएगा कि एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC, इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, AN अपान CM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब बात है कि हमें अगर AN और CM की जगह पे हमें AO और DO लाना है ना, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखना, आ जाएगा, आ जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, आपको ये छोटे वाले 2 त्रिभुज ले लेना है, आपको ये 2 छोटे वाले त्रिभुज लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना कौन से 2 छोटे वाले, एक तो त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा और एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये, इन दोनों त्रिभुज में आपको क्या करना है, सर्वांग दिखाना है। तो देखो ध्यान से लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज ANO या AON व त्रिभुज इधर वाला मैंने AON लिया, अब इधर से CM CDOM लूंगा, DOM में। ध्यान देखना, आप देखो कि इस त्रिभुज में ये वाला N जो एंगल है, एंगल N, वो इस त्रिभुज के एंगल M के बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक स्तंभ को, प्रत्येक स्तंभ को, क्योंकि हमने अभी रचना किया था इसमें, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल AON जो होगा वो बराबर होगा एंगल DON के शीर्षाभिमुख कोण, कैसा, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। अतः आप ये कह सकते हो कि अतः आपका जो त्रिभुज है AON
ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज एन जो है एम के बराबर, यानी एम तो लास्ट में आएगा और डी ओ भी दोनों में सेम है इसलिए ओ यहाँ पे आएगा। दोनों समरूप कहाँ से, तो आपको पता है कि ए समरूपता कसौटी होती है ना, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है ना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके बाकी के पार्ट भी बराबर होते हैं। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ इस वाले त्रिभुज का, किस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का जो भुजाएं हैं, अतः इसी के आगे मैं कर रहा हूं, अतः आप ये कह सकते हो कि इसकी जो एओ भुजा होगी, एओ भुजा वो इधर से डीओ के साथ बराबर, इधर इसकी जो भुजा ओएन होगी वो इधर की भुजा ओएम के साथ, और बराबर इधर से अगर आप भुजा एएन ले रहे हो, एएन, तो इधर से ये भुजा डीएम के बराबर होगी। नहीं समझ में आई बात, एएन बराबर डीएम। भाई यहां पर एक बात याद रखना कि ये सी नहीं था, ये डीएम होगा ना, यहां पर आप याद रखना कि ये डीएम होगा, ये डीएम होगा, ठीक है, ये डी होगा। यहाँ पर जो मैंने डी लिखा है ये डी होगा, इस बात क्या था, डीएम होगा, क्या होगा ये डीएम, क्योंकि मैंने उसको सीएम मान लिया, डीएम होगा यार, डीएम। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये चीज आ गया यहाँ पर। अतः आप यहां से ये भी कह सकते हो, अतः आप यहां देखो इन दोनों को, एओ अपान डीओ बराबर, यहां से आप ए एन बटा डीएम कह सकते हो। समीकरण 2, अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो कि जो एओ अपान डी हो वो एएन अपान डीएम के बराबर, तो एएन अपान डीएम की जगह पे मैं एओ अपान डीओ रख सकता हूं ना। अतः यहां पर आप लिख सकते हो, अतः एरिया ऑफ ए बी सी अपान एरिया ऑफ डी बी सी, यही था ना, डी बी सी बराबर, इसकी जगह पे मैं एएन अपान डीएम की जगह पे एओ अपान डीओ रख सकता हूँ, एओ अपान डीओ। और हमें इस प्रश्न में बेटा यही तो सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया। हैंस प्रूव। बताइए आप कहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको ये प्रश्न कहाँ पर समझ में नहीं आया, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं बड़ा कर देता हूँ और ये मैंने नीचे कर दिया, आप देख लो यहां तक, पहले देख लिए, ये लो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर तो जो दिया है वही लिखा था, सिद्ध करना से आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन एक पूरे ब्लैक बोर्ड में आ चुका है, ठीक है ना। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, आप इसे देख लो। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हमें ये सिद्ध करना, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल बराबर है, तो याद रखना इस बात को कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर है। भाई समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल तो बराबर हो गया, ऐसे कोई दो समरूप त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर तो हमेशा वो सर्वांगसम होते हैं, इस बात को याद रखना। अब प्रूव करके देखना है, तो कोई दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं जिनका क्षेत्रफल बराबर है, तो सर्वांगसम भी होगा। सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें पता है कि दोनों त्रिभुज की हम संगत भुजाएं क्या करते हैं, बराबर दिखाते हैं, तो कोई बात नहीं। आइए 4 नंबर का हम क्या बनाते हैं, पहले फिगर, तो दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो एक तो मैंने ये बना लिया इतना बड़ा और एक बना लिया इतना बड़ा, ये दोनों समरूप है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया एबीसी, एबीसी ये हो जाएगा आपका डी ई एफ, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है दो समरूप त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ जिनके क्षेत्रफल डीईएफ तथा साथ में ये भी कहा था कि एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो बराबर होगा एरिया, उसने ये कहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है ना। ये और दोनों त्रिभुज समरूप है तथा समरूप तो लिख ही दिया हूं ना,
तब उसको लिखने की जरूरत नहीं, बस हो गया, काफी लिखी है। तो लिखे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। सिंपल है, बहुत आसान है, आसानी से चीज भी कर सकते हो इसको भी। चलो देखो कैसे करेंगे इसको सिद्ध। तो ध्यान से देखना, जब इस त्रिभुज को हम सिद्ध करते हैं तो कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। जब इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है तो उसमें यह कहा है कि त्रिभुज आपका जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये चीज आपके पास दिया था, क्या है ये चीज दिया है। अतः आप ये कह सकते हो, अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ये बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर के। इधर से अगर आप बी सी उठा रहे हो तो इधर से आपको ई एफ लेना पड़ेगा इसका स्क्वायर, और अगर इधर से आप ए सी ले रहे हो तो इधर से आपको डी एफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको ये पढ़े हो ना कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं उन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बात है। अब उसने कहा था कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है वो एरिया ऑफ डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है। अतः इन दोनों जगह एक एक रख सकता हूँ, दो दो रख सकता हूँ, कुछ भी। मैं यहाँ पे एक एक रख देता हूँ तो 1/1 बराबर आप ये कह सकते हो ना कि ए बी अपान डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपान डी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अतः अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से अब लिखेंगे यदि आप 1/1 बराबर ए बी अपान डी ई लोगी का होल स्क्वायर लोगी तो यहाँ से आपका आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर लगेगा, यानी 1/1 का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना भाई। 1/1 का मतलब 1 होता है, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, इधर बचेगा आपका ए बी अपान डी ई, यही होगा। तो डी को 1 का स्क्वायर 1 ही निकलेगा, इधर आ गया आपका ए बी अपान डी ई। इसका मतलब इसको इधर भेज दो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए बी बराबर आपका डी ई आ जाएगा ना। इसी प्रकार इसको भी इधर जब ये बराबर आप लोगे 1/1 बराबर जब आप बी सी अपान ई एफ करोगे का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर का मतलब इधर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर भेजोगे स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, तो यहाँ से भी आपका जो बी सी है वो आ जाएगा ई एफ के बराबर, है ना। यहाँ से भी तथा आपका जो 1/1 होगा वो ए सी अपान इस डी एफ का भी होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर रूट 1 ही निकलता है, तो 1 बराबर भी आप ए सी अपान डी एफ कह सकते हो, तो यहाँ से भी आपका ए सी बराबर डी एफ आ जाएगा, है ना। तो आप इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यहाँ पर आप ले लो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इन दोनों त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूं ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। इसके अगर प्रोसेस इधर तो आप देखोगे एबीसी में ए बी जो भुजा है, एबीसी की ए बी भुजा वो उसमें डीई भुजा के बराबर है। यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से, अभी हमने 1 में दिखाया ना ये चीज, देखो ना यहाँ पे। फिर इसमें की जो बीसी भुजा है, बीसी भुजा वो उसके ई एफ के बराबर है, ये वाली भुजा के, ये भी आपने समीकरण 2 से, ठीक है। उसके बाद इसमें की जो एसी भुजा होगी, एसी भुजा वो उसकी इस डीएफ के बराबर है, यहां से भी लिख सकते हो आप समीकरण 3 में, ये चीज हमने सिद्ध किया, है ना। अतः आप ये कह सकते हो कि आपका जो त्रिभुज है ए बी सी ये आपका समरूप हो जाएगा, ए बी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीई एफ के, ठीक है। क्यों? तो यहां पर लिख सकते हो यस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। देख लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है जो कि आपके सामने कर दिया मैंने। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तब समझ में आ जाएगा। हमने इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया था,
समरूप दिखाने के बाद हमें पता है 1/1, तो एक बार इसको बराबर 1 के ले लो, एक बार इसको बराबर 1 के ले लो, एक बार इसको बराबर 1 ले लोगे, तो यहाँ से AB बराबर DE आ जाएगा, BC बराबर EF आ जाएगा, AC बराबर DF। तो एक प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं बराबर दिखा दिया गया। जब ऐसा होता है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यस यस यस, यानी भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम से हेंस प्रूव यही सिद्ध करना था। देख लो, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः आपके पास दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके पास एक त्रिभुज ABC की भुजाएं आपके पास क्या है, ABC की भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F दिए हुए हैं। तो चलिए 5 नंबर में एक ABC दिया हुआ है, तो 5 नंबर में एक ABC बना लेते हैं। ये ABC है, ठीक है ना, ये A ये B C, इनके मध्य बिंदु सबके पता है, ये लो हमने सबका मध्य बिंदु लिया। ABC में DEF, AB का मध्य बिंदु कहाँ है, ABC की AB का D है, BC का E है, यानी DEF, यहाँ से AB शुरू होता है, यानी ये D है, ये E है, ये F है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या कहता है, DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें DEF और ABC, तो DEF कहाँ पे आपको दिख रहा है, DEF यानी ये DEF, बिल्कुल आसान है। हमें पता है कि 1 2 3 4 त्रिभुज बन गए, तो ये पूरा ABC का जो क्षेत्रफल है वो 4 त्रिभुज को मिलकर बना रहा है, और इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा उसको देखना जरा। तो देखो दिया है आपके पास, दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DE व F है, ठीक है ना। बस काफी, इतना ही सिद्ध करना है, उसको भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख दो। अगर आप लिख रहे हो तो लिख ही दो, आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ADF नहीं, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF अनुपात किसके साथ, त्रिभुज ABC के साथ, है ना। कहता ना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, DEF और ABC के एरिया का क्षेत्रफल, यहाँ पर याद रखना इसको एरिया निकालना है, दोनों के एरिया का अनुपात हम निकालना है। एरिया ऑफ DEF और यहाँ से एरिया ऑफ ABC, इन दोनों का क्षेत्रफल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो सिद्ध करते हैं इसको, हो जाएगा, आसान है। आप ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु D व ये D है, यहाँ मध्य बिंदु D व E है, D व F है, D व F है, D व F है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से आप ये कह सकते हो, मध्य बिंदु प्रमेय से आप ये कह सकते हो कि जो DF होगी वो पैरेलल होगी BC के, व जो DF होगी वो आधे के बराबर होगी BC के। हमें पता है ना, क्योंकि मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाते हैं तो सामने वाली भुजा के आधे व उसके समांतर होती है। अतः यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो DF पैरेलल BC व ये DF बराबर 1/2 BC, मध्य बिंदु है, इसका मतलब BE भी कह सकते हैं, BE। अतः इस त्रिभुज में देखो, ये वाले त्रिभुज की ये भुजा इसके समांतर, इसके बराबर, अतः BEFD, अतः BEFD एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हो कि ये इस त्रिभुज में भी आप देख सकते हो, तो ये भी इनके मध्य बिंदु है, तो आप इसी प्रकार से जब ये मध्य बिंदु है तो EFAD या ADEF, इसी प्रकार ADEF भी समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज है। ईडी ई एफ वाह, ये भी देखो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ये भी मध्यबिंदु है, ये भी इसके समांतर होगी क्योंकि आधे के बराबर, तो ये भी इसके समांतर। तो आप ये लिखते हो ना कि ई सी एफ डी, ई सी एफ डी भी समांतर चतुर्भुज है। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः जो इसका विकर्ण है ए बी ई, यहाँ पे लिखेंगे बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, जिसका विकर्ण ईडी है, यानी ई है। अतः आप यहां से कह सकते हो कि एरिया ऑफ, ये इसे दो भागों में बांटेगा तो एरिया ऑफ बी ई डी, एरिया ऑफ बी ई डी ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ के। होगा कि नहीं बराबर? होंगे कि नहीं? अब इसी तरह से ये ऊपर वाला भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज था, जिसकी वजह से ये वाला भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो ये एरिया इसके भी बराबर होगा क्योंकि ये विकर्ण का काम करेगा। तो एरिया ऑफ डी ई एफ, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ, इसी प्रकार यहाँ पर लिख दो, इसी प्रकार एरिया ऑफ डी ई एफ ये भी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ऊपर वाला ए डी एफ के। तथा जो एक बच रहा है कौन सा, एरिया ऑफ डी ई एफ ही बराबर हो जाएगा ये एरिया इसके, यानी ई सी एफ के, एरिया ऑफ ई सी एफ के। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो दिक्कत होना चाहिए। हमें जो सिद्ध करना है मैं वहां पर आप लोग को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? हमें जो सिद्ध करना है वहां पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। अब ध्यान से देखना आप इस चीज को, इसको फिगर में और थोड़ा नीचे ले आता हूँ, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत होना चाहिए। अब देखो इतना करने के बाद आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर आप ये कह सकते हो अब कि त्रिभुज, यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी जो त्रिभुज है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ, ये पूरा जो त्रिभुज एरिया एबीसी का बन रहा है वो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, चारों त्रिभुज के एरिया मिलकर बन रहा है ना, तो एरिया ऑफ डी ई एफ ये वाला प्लस एरिया ऑफ बी ई डी, एरिया ऑफ बी ई डी प्लस एरिया ऑफ वो वाला लिख दो ऊपर वाला ए डी एफ प्लस एरिया ऑफ नीचे वाला ई सी एफ, ई सी एफ, इन सब मिलकर बना रहा है। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि एरिया ऑफ जो ए बी सी का एरिया बनेगा वो डी ई एफ सब डी ई एफ के बराबर ही तो है, ये सारे डी ई एफ के बराबर है। इसका मतलब 1 2 3 4 आप लिख सकते हो 4 एरिया डी ई एफ, क्योंकि आप इसकी जगह में डी ई एफ, ये भी डी ई एफ के बराबर है क्योंकि सारा ये वाला इसमें भी आ रहा है, इसमें सारे त्रिभुज बराबर है ना, इसलिए तो यहाँ पर भी डी ई एफ, यहाँ पर भी डी ई एफ, यहाँ पर भी डी ई एफ, तो सारे डी ई एफ तो बराबर। इसका मतलब तो 4 को इधर भेज दो तो 4 इधर आएगा, तो 1/4 एरिया ऑफ, नहीं दोनों का रेशियो पूछा था ना, रेशियो पूछा था, तो किसका रेशियो पूछा था, तो डी ई एफ के साथ, तो इसको इधर भेज दो तो ये इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 तो है ही ना, और इसको उधर भेज दो तो ऊपर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ डी ई एफ, ये इधर आएगा डिवाइड में आएगा एरिया ऑफ ए बी सी, है ना, यही तो पूछा था। अतः आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः एरिया ऑफ डी ई एफ अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी ये बराबर हो जाएगा 1/4। भाई जाहिर सी बात है छोटकवा, ये पूरे का चौथा पार्ट तो है, सिंपल है भैया, आपका ये आंसर हो गया, यही इसमें ज्ञात करना था। अब बताओ ये क्वेश्चन आपको कहां पर समझ में नहीं आया? आप लोग ये बताइए कि आपको ये प्रश्न कहां पर समझ में नहीं आया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जब आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार घर पे लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लो यहाँ से ये क्वेश्चन शुरुआत है, ये क्वेश्चन यहाँ से लगाना शुरू किए, ये देखिए, फिर ये यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। चलिए मतलब अभी 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे, काहे परेशान। चलिए आइए 6 नंबर कहता सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है।
सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है ना, तो हमें सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए 6 नंबर देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। कहता है दो समरूप त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज ये, एक समरूप त्रिभुज ये, दो समरूप त्रिभुज मैंने बना दिए। तो उसने कहा है कि दोनों त्रिभुजों में मान लो ये ए बी सी है, ए बी सी, ये मान लो डी ई। उसने ये कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। संगत माध्यिका यानी इनकी माध्यिका भी हमें खींचना पड़ेगा। तो आइए इसकी माध्यिका खींच देते हैं, ये माध्यिका इसकी खींच दी है और इसकी माध्यिका भी खींच देता हूं, ठीक ना। इसकी माध्यिका एडी मान दे देता हूं, इसका नाम डी एम, ठीक है ना। तो उसने सिद्ध क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक ना। चलो दिया है भी लिख देता हूं, आप कहोगे सर की सब क्वेश्चन लिखो, इसमें नहीं लिखो। चलिए देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही दिया ना कि दो समरूप त्रिभुज है ना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अब हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं यानी इसकी माध्यिका एडी, इसकी माध्यिका डी एम, उनके वर्ग के बराबर होता है। क्यों ना कि संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध डालते हैं, आप सिद्ध हो जाएगा। हाँ हमारे पास दिया है, यहाँ पर देखो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। अतः आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर, अगर ए सी ले रहे हो इधर से इधर भी डी एफ के बराबर, तथा उनकी कोण भी, यानी अगर इधर कोण ए है तो उधर कोण डी के बराबर, इधर कोण बी ले रहे हो तो उधर कोण ई के बराबर, और अगर इधर आप कोण सी ले रहे हो तो उधर कोण एफ के बराबर हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए इतना ध्यान से देखने के बाद अगला आपको पॉइंट ध्यान से देखना है। चूंकि ये माध्यिका है यहां पर लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कि बी सी अपान ई एफ, ये दिया है ना कि बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ तो संगत है ही। तो बी सी को मैं 1/2 बी सी ली तो कोई दिक्कत, आधा कर दूं तो अगर मैं इसमें भी आधा मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। अगर मैं बीसी को आधा करता हूं, बीसी को आधा तो मैं सिर्फ बीडी लिख सकता हूं, नहीं सकता हूं बीसी का आधा। उसी तरह से ईएफ का आधा भी मैं ईएम लिख सकता हूं, ठीक है ना। बस यहां तो कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन बन रहा। चलो अब आपको क्या करना है, इन ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज को आपको इस छोटे वाले त्रिभुज के साथ क्या कर देना है, इसके साथ हम क्या कर देंगे, दोनों को हम दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? दोनों को समरूप। अगर हमने दोनों को समरूप दिखा दिया तो अपना काम हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज डी ई एम में, दोनों त्रिभुज में देखो तब ये मैंने निकाला कि ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? यहां से देखो BC अपान EF, तो BC अपान EF किसके बराबर था? BC अपान EF ही किसके बराबर था? BD अपान EM। क्योंकि भाई देखो ना ये दोनों इसके बराबर थे, इसका मतलब AB अपान BC बराबर था, और AB अपान DE वो BC अपान EF के बराबर था, और BC अपान EF जो है वो BD अपान EM के बराबर है। मैं इसकी जगह पे उठा के इसको रख दूं, कोई दिक्कत है? और AB अपान DE पहले दिया था भाई, अगर ये पूरा इसके समानुपाती है तो आधा भी समानुपाती हो जाएगा ना ये। फिर इसके बाद ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर है, यानी कोण B वो कोण किसके बराबर है? कोण E के, है ना। अब यहाँ पर लिख सकते हो, अतः आपका जो त्रिभुज ABD है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज, इसे ए बी अपान डी ई,
यानी सही लिखा है DEM। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर लिख दो SAS, भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से। तो यहाँ पर जब दोनों समरूप हो गए तो हमें सिद्ध क्या करना था वो भी जरा देख लेते हैं एक नजर। सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ABC और DEF, दोनों त्रिभुज के एरिया। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, इन दोनों के एरिया ध्यान से देखना। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इस बात को भी आप यहाँ पे याद रखना कि अगर हमने इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया, इन दोनों त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, समरूप दिखा दिया, यहां से हम ये कह सकते हैं ना कि AB अपॉन इधर से DE बराबर होगा यहाँ से BD, तो इधर भी दोनों भुजा EM बराबर, अगर हम इधर AD ले रहे हैं AD, इधर भी आपको DM लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, J, कि AB अपॉन इधर से ये DE का होल स्क्वायर। और भी भुजाएं होंगी, सबकी भुजाओं के बराबर होगा, लेकिन हम एक ही भुजा लेते, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि हमको सबकी जरूरत नहीं, एक ही जरूरत है भाई। ये जो एरिया इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उनकी संगत भुजाओं के बराबर होगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ सारी भुजा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो BC अपॉन इधर से आप ये EF लिखोगे, इसका स्क्वायर बराबर, अगर आप इधर से AC भुजा लोगे तो इधर से भी आपको ये DF भुजा का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने ऊपर वैसे भी लिख चुका हूँ यहाँ पर, तो ऊपर लिखा था। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ ABC है ना अपॉन एरिया ऑफ DEF बराबर, इस सब की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये भुजा चाहिए AB अपॉन DE। मैं लिख देता हूँ AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे फिर से एरिया ऑफ ABC, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ DEF बराबर AB अपॉन DE किसके बराबर है, तो देखो AB अपॉन DE किसके बराबर थे, AD अपॉन DM के, किसके, AD अपॉन DM के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना AD अपॉन DM का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि अभी हमने दिखाया था कि जो AB अपॉन DE है, या ना लिखो, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, सीधा सीधा लिख दो समीकरण 2 से। यहाँ पर आप सीधा लिख दो ब्रैकेट में समीकरण 2 से, ठीक है ना। अब वो टीचर समझेगा कहाँ से ये 2 रख दिया, ठीक है ना, वो टीचर का समझने का काम होता। हो गया, हेंस प्रूव। इस क्वेश्चन में यही चीज हमें तो प्रूव करना था। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो बस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूँ, बाकी चीजों को हम लोग फिर नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे। आप देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ पे जाकर फिनिश हो जाता है। आप देख सकते हो क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। कहीं पर भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इससे बाद भी अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो, फटाक से समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार अपने कर लोगे तो आने लगेगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इसके जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट जो 6.5 आएगा उसमें हम कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले उनको बता देंगे, इसके बाद इसको, ठीक है ना। तो जय हिंद।